तो अब तक हमने ये समझा कि आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के डाटा को की फ्रेम में स्टोर करते हो, राइट? मतलब की फ्रेम में वो डाटा आपने यहाँ पर ऑटो किंग मैंने ऑप्शन ऑन किया हुआ है, तो जैसे ही मैं इसको एनिमेट करता हूँ या फिर सीधा आई दबाता हूँ तो की फ्रेम यहाँ पर लग गया है। 30 पे जाता हूँ तो फिर से वही काम जो मैंने पीछे किया, इसको मैं इस बार एक्स में ले गया और यहाँ पर मैंने की फ्रेम किया। अच्छा, जैसे आप इसको मूव कराते हो तो आपको वॉर्न किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस जगह पर, इस यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पे लिखा ऑटो कीइंग ऑन, आपको वार्न किया जाता है कि आपका ऑटो कीइंग ऑन है। जिसका मतलब ये, अगर आप कोई चेंज करना चाहते हो और आप चाहते हो कि वो चेंज स्टोर्ड ना हो तो आपको ऑटो की बंद करना होगा। ऑटो की का मतलब ये कि चेंज खुद ब खुद स्टोर हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में मैंने की फ्रेम की मदद से अपने एनिमेशन के डाटा को स्टोर कर दिया। मतलब बेसिकली यहाँ पर मैंने इनकी लोकेशन को स्टोर कर दिया। तो ये 30 फ्रेम पे ये लोकेशन का डाटा है और 0 फ्रेम पे लोकेशन का डाटा ये है। उसी के डाटा को इस्तेमाल करके ये हमारे इसको एनिमेट करा रहा है, ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को आप एनिमेट कराते हो। कह रहे तो बेसिक बात थी। अब समझते हैं टाइमलाइन को, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होने वाला है। टाइमलाइन में सबसे पहला जो शॉर्टकट आपको यूज करना है वो ये कि आप अप एरो और डाउन एरो की मदद से की फ्रेम्स के बीच में मूव कर सकते हो। अप से आगे, डाउन से पीछे, आप इस तरह से अप और डाउन की मदद से की फ्रेम्स को मूव कर सकते हो। और लेफ्ट और राइट की मदद से, जो एरो की लेफ्ट राइट कीज है उनकी मदद से आप वन वन फ्रेम मूव कर सकते हो। एक एक फ्रेम आप इस तरह से मूव कर पाओगे। ठीक है, शिफ्ट राइट दबाने से आप सीधा अपने जो भी आपकी पूरी पूरी टाइमलाइन रेंज बना रखी है, रेंज फिलहाल 250 तक है, आप सीधा उसके लास्ट में पहुंच जाओगे और इससे आप शुरू में पहुंच जाओगे। अगर आपको लूपिंग एनिमेशन करनी है तो अपने 30 फ्रेम पे जाके अपनी रेंज को कम कर दोगे। आप कर दोगे कि आपकी रेंज 30 पर ही हो। या फिर आप एक शॉर्टकट का इस्तेमाल भी कर सकते हो, कंट्रोल एंड। कंट्रोल एंड दबाने से खुद ब खुद रेंज चेंज हो जाती है। जैसे कि मैं 90 पे गया, कंट्रोल एंड, यहाँ पर मेरी रेंज खुद चेंज हो गई। 30 पे गया, कंट्रोल एंड। ठीक है, या फिर आप यहाँ से कर सकते हो। सेम उसी तरह से आप यहाँ से स्टार्ट कब करना चाहते हो आप स्टार्ट को भी चेंज कर सकते हो। कंट्रोल जेड से आप अंडू कर सकते हो। और साथ में यहाँ पर हमको ये डाटा बताता है कि आप अभी फिलहाल कौन से फ्रेम पर हो, कौन सा आपका करंट फ्रेम है। आप ऐसा नहीं कि लिमिट से ज़्यादा नहीं जा सकते हो, जहाँ पर आपके फ्रेम से आप उनसे ज़्यादा भी आगे जा सकते हो, लेकिन ब्लेंडर सिर्फ इन्हीं के बीच में आपको दिखाने वाला है। अगर आप प्ले करोगे तो लेट सपोज मैंने प्ले स्पेस दबाया और ये मेरा प्ले हो रहा है। अब ये लूपिंग एनिमेशन बन गया, खुद पे खुद लूप होती रहेगी, 0 से 30 फ्रेम तक आएगा और लूप होगा। अब लूपिंग में थोड़ा सा डिफॉल्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि 30 फ्रेम पर पोजीशन ये है, 0 पे पोजीशन ये है। तो मैं 60 पे गया और 60 पे जाके मैंने इसकी पोजीशन फिर से 0 0 कर दी। ठीक है, यहाँ मैंने टाइप किया 0, अब इसकी पोजीशन 0 होगी। फिर से मैंने आई दबा के इन सबको, हालांकि इन सबको मैंने एनिमेट नहीं किया था। ऑटो किंग का यही नुकसान है, इसको भी समझेंगे। ये खुद पे खुद ये सब एनिमेट हो जाते हैं, जबकि हम तो सिर्फ अपनी लोकेशन को चेंज कर रहे हैं। उनका डाटा खामखा स्टोर होता है। एनवेज तो 30 पे आके मैंने कंट्रोल एंड दबाया, क्योंकि मैं जानता हूँ 60 पर और 0 पर बिल्कुल लोकेशन सेम है, तो इसे 60 से एक फ्रेम पीछे आ गया मैं, फिर मैंने कंट्रोल एंड दबाया। इस तरह से आप लूपिंग एनिमेशन बना सकते हो। मतलब कि हुआ ये कि जब 0 से आप 60 पे जा रहे हो तो 60 वाला फ्रेम या 0 वाला फ्रेम दोनों एक ही है। और ब्लेंडर उसको 2 बार पढ़ेगा तो लूपिंग एनिमेशन में थोड़ा बहुत ग्लिच सा रहेगा, जिसकी वजह से दिक्कत होगी। तो क्योंकि हम जानते हैं कि 60 फ्रेम वही है जो 0 है, तो 60 को हम एनिमेट, मतलब 60 पर हम अपने प्ले हेड को लेके ही नहीं जा रहे हैं। इसको प्ले हेड बोलते हैं, याद आ गया। स्पेस दबाने से मेरी ये लूपिंग एनिमेशन अब बन गई। सेम इसी तरह से आप अपने पंखे को, जैसे कोई पंखा आपने बनाया, उस पंखे को मूव करा सकते हो। ठीक है, आगे पर समझे तो आगे हमारे पास सेम वही जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया, आप इस एनिमेशन को प्ले कर सकते हो, पॉज कर सकते हो। इसे आप अगले की फ्रेम पे जंप कर सकते हो, जो मैंने अप डाउन एरो की बताई। और इससे आप अपने एंड पॉइंट पे, जो शिफ्ट की मैंने आपको बताया, शिफ्ट लेफ्ट, उससे जंप कर सकते हो। और यहाँ से आप ऑटो किंग ऑप्शन को ऑन कर सकते हो। साथ में यहाँ पर ओनली एक्टिव कीइंग सेट का मतलब ये है कि जो आपने कीइंग सेट बना रखा होगा, मतलब फिलहाल हम लोकेशन को एनिमेट कर रहे हैं तो लोकेशन का कीइंग सेट बना लेंगे। उससे जो खुद पे खुद जो, मतलब ये ऑटो की करेगा तो सिर्फ उसी चीज को ऑटो की करेगा जो हमारे कीइंग सेट में आती है। अगर हम लोकेशन को ऐड कर दें तो सिर्फ लोकेशन को ही एनिमेट करेगा, फालतू के डाटा को स्टोर लेके नहीं चलेगा। इससे हमें आसानी होती है जब हमको ग्राफ एडिटर में जाके एक एक सबको एक एक करके एनिमेट करना होता है, सारे की फ्रेम्स को, उनके बीच में कर्व को संभालना होता है। तो जो फालतू की चीज़ें वो खामखा डिस्टर्ब करती हैं। ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप चीज़ों को क्लटर ना करके बहुत ही बेसिक सा, मतलब मेन मेन चीज़ों को लेके चले, जिससे आपको एनिमेशन में काफ़ी आसानी होगी। बाकी अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको इससे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको पता है कि कौन सी चीज़ एनिमेट हो रही है। बाकी चीज़ों को आप यहाँ से अनेबल डिसेबल कर सकते हो या लॉक कर सकते हो। लॉक करने से क्या होगा, उनमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। जैसे कि फिलहाल अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ तो की फ्रेम को ले जाता हूँ पहले यहाँ से। इस विंडो को बड़ा करने के लिए मैंने यहाँ से दबाया। बड़ा करने के बाद मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को पढ़ सकता हूँ। लाइक यहाँ लोकेशन बता रहा है, यूलर रोटेशन, स्केल। मुझे पता है कि सारी चीज़ें मेरे काम की नहीं, तो मैंने इन सबको डिसेबल कर दिया।
और मैं सिर्फ अपने लोकेशन को ही चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से मेरा सब कुछ डिसेबल हो जाएगा और यहाँ से आप सेटिंग को पूरी तरह से बंद कर सकते हो। ये बेसिकली मॉडिफायर्स के बारे में है, मतलब आप एफ कर मॉडिफायर लगाओगे, मतलब जैसे कि आप ऑब्जेक्ट पे मॉडिफायर लगाते थे यहाँ से, वैसे मॉडिफायर इसके अंदर भी अगर आप एन दबाओगे तो यहाँ पर होते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया, कोई भी की फ्रेम, यहाँ पर आप मॉडिफायर लगा सकते हो। कर्व के अंदर जाके ग्राफ एडिटर में जाएंगे तब वो मॉडिफायर लगेंगे, मतलब समझेंगे चीज़ को बाद में। एन यहाँ भी दबा सकते हो आप, टी दबाने से यहाँ कुछ नहीं होता वैसे तो, टी दबाने से ये वाला ऑप्शन आता है, मतलब वो जो उस तरह से ऊपर टी आता है वो यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ टी दबाने से की फ्रेम इंटरपोलेशन आ जाता है, इसको भी अभी समझेंगे। तो यूआई के अंदर दूसरी चीज जो आ जाती है वो ये कि आपके पास यहाँ व्यू के अंदर काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। व्यू मतलब आप अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को ही व्यू करना चाहते हो, लाइक मैंने हॉरिजॉन्टल स्प्लिट किया तो मैंने इतने को यहाँ पर स्प्लिट कर दिया, अब इससे खुद ब खुद स्प्लिट हो गया। मतलब जो आप काम करते थे ना, इस तरह से ड्रैग कर रहे हो और ये स्प्लिट कर रहे हो, वही वाला काम हो रहा है। आप वहां से व्यू से इसको स्प्लिट कर सकते हो। मतलब ये वाला जो ऑप्शंस हैं ये सिर्फ टाइमलाइन के तो है ही यहाँ, मतलब अकेले टाइमलाइन के नहीं है। टाइमलाइन की चीज़ें ये हैं जो काम की है, क्योंकि ये चीज़ें चेंज होती है। व्यू और मास्टर दो अगर मैं कोई भी ग्राफ एडिटर भी खोलता हूँ तो लगभग सेम ही रहने वाला है, ये चीज़ चेंज नहीं होती। ठीक है, व्यू और मार्कर तो है ही, जो चीज़ें हैं वो बस थोड़ी बहुत ऐड हो जाती है। ठीक है, टाइमलाइन मैंने वापस ऑन किया। व्यू के अंदर वही जो आपके जो नॉर्मली आपको बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मार्कर आप यहाँ से मार्कर लगा सकते हो, एम दबा के आप मार्कर पुट कर सकते हो। लाइक आपने यहाँ पे एक मार्कर लगाया, एक मार्कर यहाँ लगाया। मार्कर्स की मदद ये होती है कि जब आपके पास मल्टीपल कैमराज होंगे एनिमेशन में, तो आप उन कैमराज की मदद से पर्टिकुलर मार्कर को उस कैमरा से सेट कर सकते हो कि इस मार्कर पे पहुंचते ये वाला कैमरा चलेगा, इस मार्कर पे पहुंच के ये वाला कैमरा चलेगा। मतलब जो सीन आप कभी चेहरा दिखा रहे हो आप कैरेक्टर का, कभी कैरेक्टर को पूरा दिखा रहे हो, कभी कैरेक्टर को दूर से दिखा रहे हो, तो आपने उस चीज़ के लिए अलग कैमरा लगा रखा और उन कैमराज को आपने मार्कर से असाइन कर दिया। जैसे जैसे मार्कर्स आते रहेंगे कैमरा खुद ब खुद चेंज होता रहेगा, जो एक्टिव कैमरा होगा। वो सब चीज़ें बाद में समझेंगे। एम दबा के ही आप इसको इस तरह से मार्कर लगा सकते हो, और इनको अगर हटाना है तो आपको ये डिलीट करने होंगे एक्स दबा के, जैसे आप नॉर्मली किसी भी चीज़ को ब्लेंडर में डिलीट करते हो। या सीधा डिलीट की दबा दोगे तो ये आपसे पूछेगा नहीं, सीधा डिलीट हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद कीइंग ऑप्शन वही कि आप यहाँ पे कीइंग सेट बना दोगे, जो आपने यहाँ पर की बना रखी है उस कीइंग सेट की मदद से आप एनिमेट करोगे। इस बात को बाद में समझेंगे। एंड प्लेबैक के अंदर आप या तो अगर आपके वो सब आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। हर फ्रेम को प्ले करना चाहते हो, या अगर ऑडियो हमने लगा रखी है एनिमेशन करने के लिए तो उस एनिमेशन ऑडियो के हिसाब से होनी चाहिए, या कहीं कहीं फ्रेम ड्रॉप करके स्किप करके चलता रहे। मतलब ऑडियो को सही सुना है, बाकी फ्रेम्स अगर ये प्रोसेस नहीं कर पा रहा है टाइम पर तो उनको स्किप करता रहे। इस तरह का ऑप्शन है। फ्रेम ड्रॉपिंग का ऑप्शन है, फ्रेम ड्रॉपिंग हो तो उसको संभाले। ठीक है, अगर फ्रेम्स मतलब लिखा हुआ है आप समझ सकते हो। ड्रॉप फ्रेम से प्लेबैक अगर बहुत ज़्यादा स्लो है तो फ्रेम्स को ड्रॉप कर देगा, मतलब स्किप करेगा। सिंक टू ऑडियो, ऑडियो पे ज़्यादा ध्यान देगा, फ्रेम्स को फिर से ड्रॉप करेगा। फिर एवरी फ्रेम मतलब हर फ्रेम को प्ले करने वाला है, चाहे ऑडियो ठीक चले या नहीं चले। सेम वैसे ही ऑडियो को आप इस तरह से आगे पीछे मूव करोगे तो ऑडियो की आपकी आवाज़ आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, वो वाला ऑप्शन आपको ऑडियो स्क्रबिंग में मिल जाता है। स्क्रबिंग का मतलब यही है कि जब आप आगे पीछे अपने प्ले हेड को मूव करोगे तो आपको अपने ऑडियो का साउंड आएगा। नॉर्मली आप स्क्रब करोगे तो नहीं आएगा, प्ले दबाने से आने वाला है, लेकिन अगर आप स्क्रबिंग करोगे तो आगे पीछे स्क्रब करने से भी आप ऑडियो को सुन पाओगे। म्यूट, आप ऑडियो को म्यूट कर दोगे, पता ही ऑलरेडी आप जानते हो। प्ले इन एक्टिव एडिटर, जो आपका जो भी फिलहाल एडिटर खुला हुआ है उसमें प्ले कर एक्टिव। बेसिकली बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस तो आपको नहीं समझाऊंगा, इनफैक्ट मुझे आज तक जरूरत पड़ती भी नहीं बहुत सारे ऑप्शंस की। सिर्फ वही चीज़ें जो काम की हैं, फालतू की चीज़ों को क्लटर करके वैसे ही आप भूल ही जाओगे अगर आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है तो। अगर आपको एक बार को पढ़ना भी आप जानना चाहते हो, क्यूरियोसिटी है, तो फिर आप जाके मैनुअल पे राइट क्लिक करके पढ़ सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट, दिस वाज एनिमेशन बेसिक्स। आपने एनिमेशन को समझ लिया, एनिमेशन की बेसिक्स समझ गए, की फ्रेम क्या होता है की फ्रेम समझ आ गया, किस तरह से आप डाटा को आगे पीछे मूव करा सकते हो ये समझ आ गया। अब थोड़ा सा धीरे धीरे एडवांस करते हुए हम अगली वीडियो में आपसे बात करते हैं।